हेलो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पेपर 14। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार में है, बिल्कुल सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल राज्य में है, ये भी सही है। लेकिन जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। तो इस कारण हमें सुमेलित नहीं है वो आइडेंटिफाई करना था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और इसका नया नाम है ना, वो यहाँ के राज्यपाल ने पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया था। क्या कर दिया है? पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पाखुई या पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कटंगा का पठार किस देश में स्थित है? घाना में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में, कांगो या जायरे में, कांगो और जायरे में, या स्पेन या पुर्तगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कटंगा का पठार है ना, वो कहाँ पे है? कटंगा का पठार कांगो और जायरे देशों में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कांगो और जायरे देश है ना, वहां पे कटंगा का पठार है। कहाँ पे है? कांगो और जायरे देशों में कटंगा का पठार है ना। कटंगा का पठार कहाँ पे? कांगो और जायरे देशों में है। ठीक है। इसी तरह से एक जोस का पठार है। क्या नाम है? जोस का पठार। और जोस का पठार कहाँ है? नाइजीरिया और नाइजर देशों में फैला हुआ है। जोस कहाँ पे है? नाइजीरिया और नाइजर देशों में। वहीं ग्रेट कारू का पठार, ये भी अफ्रीका का एक प्रमुख पठार है। ये दक्षिण अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका के एकदम दक्षिण में। दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका कहते हैं हमें, हम जिसे, वहाँ पे है ग्रेट कारू का पठार। तो ग्रेट कारू का पठार दक्षिण अफ्रीका में, जोस का पठार नाइजीरिया और नाइजर में, वहीं जो कटंगा का पठार है वो कहाँ पे है? कांगो जायरे में। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, सियरा नवेदा, एटलस या कटंगा? विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यूएसए का सियरा नवेदा है ना। सियरा नवेदा, क्या नाम है? सियरा नवेदा यूएसए देश में है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सियरा नवेदा, और कहाँ पे? यूएसए में। हो गया याद। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी वो झील है जो कनाडा में नहीं है? ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, रेनडियर झील या मिशिगन झील? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मिशिगन झील है ना, वो कनाडा में नहीं है। ये ग्रेट 5 लेग्स में है मिशिगन, लेकिन मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। बाकी जो ग्रेट स्लेव झील है, विनिपेग झील है और रेनडियर झील है, ये कहाँ पे स्थित है? ये कनाडा में स्थित है ना। कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। लेकिन जो मिशिगन झील है वो कहाँ पे है? वो यूएसए में है। तो कौन सी झील कनाडा में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मिशिगन झील है वो कनाडा में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है? वो यूएसए में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? ब्लू नील किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से, ताना झील से, एडवर्ड झील से, अल्बर्ट झील से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ब्लू नील टाना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्लू नील टाना झील से। कहाँ से? जो ब्लू नील नदी है, नीली नील कहते हैं इसे, नीली नील नदी, नीली नील नदी कहाँ से निकलती है? ये टाना झील से निकलती है। टाना झील है ना। और टाना झील कहाँ पे है? टाना झील है इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में टाना झील। ठीक है। और जो व्हाइट झील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से। व्हाइट नील नदी है ना, व्हाइट नील, सफेद नील, सफेद नील नदी कहाँ से निकलती है? वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है ना। और नीली नील कहाँ से निकलती है? टाना झील से निकलती है। नीली टाना, इस तरह से याद रखना आपको। तो और टाना झील कहाँ पे है? ये टेना टाना क्या बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में आएगा वो टाना झील या टेना झील इथोपिया देश में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? यानी इन मरुस्थलों में से कौन सा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब, अटाकामा, कालाहारी या पेंटागोनियन मरुस्थल? तो इसमें से जो पेंटागोनियन मरुस्थल है ना, कौन सा? पेंटागोनियन मरुस्थल, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल।
शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि बाकी ये सारे उष्ण कटिबंधीय, अरब सागर, अरब का मरुस्थल, रूबल खाली, अटाकामा और कालाहारी, ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन जो पेंटागोनियन मरुस्थल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और पेंटागोनियन मरुस्थल है कहाँ पे, तो ये अर्जेंटीना देश में पड़ता है। कहाँ पे है पेंटागोनियन मरुस्थल, अर्जेंटीना देश में, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है, पेंटागोनियन मरुस्थल। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। आयरलैंड, कनाडा, चाइना या यूएसएसआर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हमने, आयरलैंड से प्रेरित है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं रहे। तो प्रारूप समिति की स्थापना आप सबको पता है 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे, है ना। और इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन इनमें से कौन है जो इसमें सदस्य नहीं थे, गोपाल स्वामी अयंगर, बीएल मित्तर, के मुंशी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो राजेंद्र प्रसाद साहब थे ना, वो संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे, लेकिन वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। और बाकी गोपाल स्वामी अयंगर साहब थे, बीएल मित्तर साहब भी सदस्य थे और के मुंशी साहब भी इसके सदस्य रहे थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से भाग में दिए गए, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाग 2 में। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में दे रखे हैं, भाग 2 में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 वाला पार्ट है ना, भाग 2, वो नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है, ठीक है। और भाग 3 आपको पता है ही क्या है, मूल अधिकार, बिल्कुल। और भाग 4 क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाग 4 में क्या बताया हुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। भारत को जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8, 10, 12 या 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी है, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार, सरकार देखो शुल्क लगाती है, कर भी लगाती है, ये अधिकार संविधान से कहां से मिले, किस अनुसूची से सरकारों को ये अधिकार मिले, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 11वीं अनुसूची, किस अनुसूची से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। यानी सरकार जो कर लगाती है, जो सरकार टैक्स लगाती है ना, ये सरकार को अधिकार कहां से मिले, तो अनुसूची नंबर जो 7 है ना, कब, किससे, जो 7 नंबर की अनुसूची है उससे सरकार को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो, कारागार, सट्टा, जुआ और शराब, ये विषय किस सूची के विषय है, राज्य सूची के, संघ सूची के, समवर्ती सूची के। कौन कौन से विकल्प है, कारागार, सट्टा और जुआ और शराब, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राज्य सूची के, यानी कारागार, है ना, फिर सट्टा और जुआ और शराब, ये किस सूची के विषय है, तो ये राज्य सूची के विषय है। किस सूची के विषय, राज्य सूची के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कारागार संबंधी व्यवस्था राज्य सूची का विषय, राज्य देखेगा, सट्टा और जुआ वाले प्रावधान भी राज्य देखेगा और शराब संबंधी जो प्रावधान होंगे वो भी राज्य देखेगा। तो ये राज्य सूची के विषय है। किस संविधान संशोधन में प्रस्तावनाओं में परिवर्तन किया गया, यानी कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से प्रस्तावनाओं में परिवर्तन किया गया, 41, 42, 43 या 44। तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 42। यानी 42वें नंबर का संविधान संशोधन था ना, उसके माध्यम से, किसमें, जो उद्देश्य क्या है, संविधान की जो उद्देश्य क्या है, या दूसरे शब्दों में कहे तो प्रस्तावना है, उसमें परिवर्तन किया गया। और क्या परिवर्तन किया गया, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या, कौन कौन से, एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, एक अखंडता। क्या क्या जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, दूसरा पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में यानी प्रस्तावनाओं में परिवर्तन किए गए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता देने से संबंध में प्रावधान है ना।
किन देशों के नागरिकों को भारत की ये नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान है? बाकी 3 तो विकल्पों में से है, लेकिन एक वो देश है जहां जिसके संबंध में प्रावधान लागू नहीं होते। तो कौन सा देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका देश से अगर मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई है ना, ये भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इसमें प्रावधान किए गए इस संबंध में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का संबंध है, जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है ना, उसका संबंध किससे है? दोहरी नागरिकता से, कृषि से, वित्त से, पंचायती राज से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता से। दोहरी नागरिकता को इस तरह से समझे कि भारत में तो एक ही नागरिकता है, यानी कोई व्यक्ति ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकता, लेकिन जो पीआई होता है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है इनसे संबंधित है ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये दोहरी नागरिकता या पीआई और ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20, 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 23? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार बहुत व्यापक है ना। जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार है, बहुत ही व्यापक है, और इसमें आपकी विदेश यात्रा का अधिकार भी समाहित है। विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी में समाहित है ना। अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार इसी में समाहित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आर्टिकल 21 है काफी व्यापक है, और इसमें इसको व्यापक बनाने में सबसे बड़ा योगदान है अपने जो जुडिशरी है उसका सबसे बड़ा योगदान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वें मूल कर्तव्य, पहले मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य थे नहीं, बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए, है ना। अब 11, पहले तो उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 2002 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी 86वां संविधान संशोधन था ना, इसके माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ना। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाए। तो ये 2002 में जोड़े गए, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, और ये 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति की शपथ संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? यानी राष्ट्रपति की शपथ है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में? 50 में, 60 में, 70 में या 80 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो शपथ है राष्ट्रपति साहब की वो आर्टिकल 60 में है। किसमें है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति साहब की शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति साहब की शपथ, यानी इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 60 शपथ, 60 शपथ। इसको 2-3 बार बोलोगे तो आपके मुंह पे रट जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब, यानी धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका संबंध किस जिले से है? अजमेर, जोधपुर, झुंझुनू या बीकानेर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो धनखड़ साहब है ना, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो अपने झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं ना। ये बहुत बड़े गर्व की बात है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पे सुशोभित है वर्तमान में, है ना। तो धनखड़ साहब है झुंझुनू से। कहाँ से? झुंझुनू से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विदेशी मुद्रा के लिए, गोल्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए, या तुरंत मुद्रा के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहते हैं स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी? तो इसका आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। किसे कहते हैं? जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, प्लास्टिक्स के बने होते हैं और वो मनी की तरह कार्य करते हैं, है ना। तो इसका इसे क्या कहेंगे? प्लास्टिक मनी कहेंगे। प्लास्टिक मनी कहेंगे किसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को कहेंगे। तो प्लास्टिक मनी का प्रश्न आए तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के तौर पे उपयोग किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है बिटकॉइन, बहुत फेमस है ना बिटकॉइन। इसका प्रचालन किसके द्वारा किया गया? बिटकॉइन का प्रचालन किसके द्वारा किया गया? सातोशी हुकोनिको, सातोशी नाकामोतो, डेविड स्टीफन या बिल गेट्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटकॉइन का प्रचालन किसने किया था? ये बिटकॉइन का प्रचालन किसने किया था? तो ये सातोशी नाकामोतो साहब थे। सातोशी नाकामोतो साहब, इन्होंने बिटकॉइन का प्रचालन किया है ना। बिटकॉइन का प्रचलन किसने किया है? तो साकाशी नाकामोतो साहब ने किया है।
सातोशी नाकामोटो, मोटो या मोटो, ठीक है, सातोशी नाकामोटो या सातोशी नाकामोटो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये बिटकॉइन क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी होती है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी। यानी बैंकों के लिए बैंक की तरह कार्य करने वाला कौन सा है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना अपना, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और ये बैंकों के बैंक के तौर पे कार्य करता है। यानी बैंक को अगर वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, अगर उनको फंड चाहिए तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है और वो पैसा रखना चाहते हैं तो आरबीआई के पास रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम आम नागरिक हैं, वो अपना अगर ज़्यादा पैसा है तो बैंकों के पास जमा करने जाते हैं, और अगर हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम उधार लेने जाते हैं। उसी तरह से जो बाकी बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी, पीएनबी हो गया, इनके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, और कम पैसे हैं और पैसे की ज़रूरत है इनको तो ये आरबीआई से उधार ले सकते हैं। उधार लेने के लिए इनके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते हैं, जैसे बैंक रेट हो गई, है ना, रेपो हो गया, ठीक है, एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से ये बैंकों से उधार ले सकते हैं, आरबीआई से उधार ले सकते हैं। और आरबीआई के पास जमा करने के लिए क्या होता है? जो रिवर्स रेपो है, रिवर्स रेपो वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसके माध्यम से आरबीआई के पास अपने अतिरिक्त धन को जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जहां पे उनको लिमिटेड इंटरेस्ट भी मिलता है। कर्ज लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को क्या कहते हैं? यानी जिसके पास पैसा है, बैंक से उसने पैसा उधार भी ले रखा है, लेकिन अब पैसा लौटा नहीं रहा है ना। तो हमें पता है जो पैसा टाइम पे नहीं लौटाता उसे क्या कहते हैं? डिफॉल्टर कहते हैं। लेकिन जो जानबूझ के नहीं लौटाता, उसके पास फंड है लेकिन उसके बावजूद वो पैसा नहीं लौटा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रॉयर कहेंगे, डिफॉल्टर कहेंगे, विलफुल डिफॉल्टर कहेंगे, या बैड एसेट कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, है ना। यानी आप भी अपने आसपास आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी केसीसी ले तो लेते हैं लेकिन टाइम पे उसको पेमेंट नहीं करते, है ना, टाइम पे उसको वापस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पैसा माफ हो जाएगा, है ना। तो ये, लेकिन इसके कारण परिणाम क्या होते हैं? पेनल इंटरेस्ट लगता है उनको। पेनल इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, मूलधन के बराबर उनका ब्याज खड़ा हो जाता है, फिर चुकाना उनके लिए महंगा पड़ जाता है। इसलिए आपके आसपास अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बोलो कि भाई टाइम पे केसीसी का पेमेंट कर दो, 4% ही ब्याज लगेगा, अन्यथा ये ब्याज पहुंच के 20% पे हो जाएगा और चुकाना महंगा पड़ जाएगा। इसलिए केसीसी का भुगतान टाइम पे करो। पामलू नाम की झूम कृषि की जाती है। पामलू नाम की झूम कृषि की जाती है मणिपुर में, हरियाणा में, पंजाब में या तमिलनाडु में। पामलू नाम की झूम कृषि कहाँ की जाती है? मणिपुर, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मणिपुर। पामलू नाम की जो स्थानांतरित या झूम कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? पामलू नाम की स्थानांतरित कृषि की जाती है मणिपुर में। क्या नाम है? पामलू। देखो इन स्थानांतरित कृषि को याद रख लेना। अभी जो अपनी वो फॉरेस्ट गार्ड वाली आई थी, है ना, उसमें ये स्थानांतरित कृषि का प्रश्न आया था, और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, आता है एग्जाम के अंदर। तो पामलू नाम की जो स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि, वो मणिपुर में की जाती है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? दिल्ली, अजमेर, पोर्ट ब्लेयर या पुणे। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है अपने पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पूछ रहा है, यानी दुनिया के नक्शे पे दूध उत्पादन में भारत कहाँ पे बैठता है? तो भाई साहब दूध उत्पादन के मामले में भारत टॉप पे बैठेगा। कहाँ पे? टॉप पे है भारत, है ना, दूध उत्पादन के मामले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 नंबर पे है अपन। कहाँ पे? 1 नंबर पे है, यानी दूध उत्पादन में हम कहाँ पे? 1 नंबर पे विश्व के अंदर। अगले प्रश्न में चलते हैं। काकरापार परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? काकरापार परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काकरापारा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे है ना? गुजरात में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांकोस, मांगदेचू, चुक्खा, ताला, ये क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं किस देश में स्थापित की गई है? तो ये जल विद्युत परियोजनाएं और किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत में से
ऑप्शन बी भूटान में। कहाँ पे? भूटान में स्थापित की गई है, भारत की सहायता से स्थापित की गई है ना, भारत की सहायता से। देखो भूटान के पास में जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां होती है वो सभी अनुकूल है, ठीक है, लेकिन फंड नहीं है। तो भारत ने फंड दे दिया और ये परियोजनाएं कहाँ स्थापित कर ली? ये भूटान में स्थापित कर ली, है ना। अब इसका बिजली का उपयोग भारत भी कर लेगा और भूटान भी कर लेगा, और दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन है, जीत जीत की सिचुएशन है ना। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो? एक तो संकोस, एक मांगदेचू, एक चुक्खा और एक ताला। संकोस, मांगदेचू, चुक्खा और ताला, इनमें से अगर कोई एक भी आई तो भी आपको याद रखना है। संकोस, मांगदेचू, चुक्खा और ताला परियोजनाएं भूटान देश में स्थापित है, भारत की सहायता से स्थापित की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नालको की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? रशिया, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी? नालको है ना, नालको, उसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस की सहायता से। नालको की स्थापना फ्रांस की सहायता से की गई, नालको फ्रांस की सहायता से की गई, नालको की स्थापना फ्रांस की सहायता से। और ये कहाँ पे की गई? उड़ीसा के अंदर एक जगह है तो दामन जोड़ी, एक है अंगुल। दामन जोड़ी और अंगुल में, दामन जोड़ी और अंगुल। तो आपको उड़ीसा तो एटलीस्ट याद रखना है कि नालको का संबंध उड़ीसा राज्य से, और कहाँ, किसके द्वारा? तो फ्रांस देश की सहायता से, फ्रांस की सहायता से ये स्थापित किया गया नालको। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेहरू यूथ और ट्रांजिट सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी अभी जो बजट में चर्चा में रहा था ये नेहरू यूथ और ट्रांजिट सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर, दिल्ली, मुंबई या अलवर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू यूथ और ट्रांजिट सेंटर की स्थापना ये की जाएगी दिल्ली में। कहाँ पे? जो देश की राजधानी है ना वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा नेहरू यूथ और ट्रांजिट सेंटर। और जो राजस्थान के युवा हैं और दिल्ली जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा वहाँ पे प्रदान की जाएगी और रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा मूंगना उप तहसील की घोषणा किस जिले के लिए की गई है? तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने देखो अभी थोड़े दिनों पहले 3 तो तहसीलों को, ठीक है, कितनी तहसील? 3, और एक उप तहसील की घोषणा की थी। जो 3 तहसील तो अपने जोधपुर में करी थी, और एक उप तहसील कहाँ से करी थी? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या अलवर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उप तहसील करी थी प्रतापगढ़ में। कहाँ से? प्रतापगढ़ की घोषणा करी थी, और उप तहसील का नाम क्या है? मूंगना, मूंगना करके ऐसे नाम है। तो प्रतापगढ़ और मूंगना याद रखना आपने। ये उप तहसील गहलोत साहब ने इसकी घोषणा करी है। क्या है? उप तहसील। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या जयपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या जोधपुर? तो कहाँ पे? सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर जिले में। कहाँ पे? जोधपुर जिले में सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में? आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में? जयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या अलवर? आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर जिले में। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पे है? जयपुर जिले में। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ कहाँ पे है? आमागढ़ जयपुर जिले में, ठीक है, इसको याद रखना आपने। अगले प्रश्न में चलते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मामे खान का संबंध किस जिले से? कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था मामे खान साहब ने। रेड कारपेट पे मामे खान साहब चले थे कांस के फेस्टिवल में, ठीक है। तो उनका संबंध किस जिले से? राजस्थान से, वो उदयपुर से, जैसलमेर से, प्रतापगढ़ से, अलवर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मामे खान साहब है ना, वो जैसलमेर जिले से संबंधित है। किस जिले से? जैसलमेर जिले से संबंधित है। और जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो फिल्म महोत्सव है, फिल्म फेस्टिवल है कांस, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और वहाँ पे रेड कारपेट पे वो चले थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में उदयपुर के चर्चित बर्ड पार्क का नाम क्या है? यानी चर्चा में रहा था एक बर्ड पार्क उदयपुर का, उसका नाम क्या है? स्वर्ण बाग है, गुलाब बाग है, निषाद बाग है, जू पार्क है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गुलाब बाग है ना वो एक बर्ड पार्क है, और कहाँ पे है? वो उदयपुर में। गुलाब बाग क्या है? एक बर्ड पार्क, बर्ड पार्क है, और कहाँ पे? उदयपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
जो चर्चित बर्ड पार्क है उसका नाम क्या है, गुलाब बाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया गया? जयपुर नहीं, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ और जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर जिले में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान राज्य की हस्तशिल्प नीति का प्रारूप कब जारी किया गया? देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने जो अपने 40 डेज किट सीरीज है ना, उसमें हमने ये बताया कि हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई, तो वहाँ पे ये प्रारूप लिखना छूट गया था। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य की जो हस्तशिल्प नीति है ना, उसका प्रारूप वो कब जारी किया गया था? वो मार्च 2021 में जारी किया गया था। प्रारूप, हस्तशिल्प नीति का प्रारूप मार्च 2021 में जारी किया गया था। लेकिन हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? तो देखो, हस्तशिल्प नीति 2022 में अभी जारी की गई है। कब करी गई है? तो 17 सितंबर की डेट थी। वो कौन सी डेट थी? 17 सितंबर और 2022, यानी इसी साल की बात है, 17 सितंबर 2022 को। और शकुंतला राउत मैडम, शकुंतला राउत मैडम है, वो अब राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री है। उन्होंने पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जारी की। कब जारी की? 17 सितंबर 2022 को। लेकिन इस नीति का प्रारूप कब जारी हो गया था? 2021 में मार्च के महीने में हो गया था। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेना। अगला प्रश्न है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना जयपुर में कब की गई? यानी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जयपुर में, ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी स्थापना कब की गई? 1990, 91, 92, 93। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना जयपुर में की गई। ठीक है, और इसकी स्थापना 1991 में की गई। कब की गई? 1991 में की गई। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षक होने के नाते आप किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? यानी आप शिक्षक है और आपके स्टूडेंट्स है वो किशोर है, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? बालक जैसा, वयस्क जैसा, वृद्ध जैसा, या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वयस्क जैसा। क्यों? क्योंकि आप किशोर बालकों के साथ अगर वयस्क की तरह व्यवहार करोगे तो वो देखेंगे, आपकी मैच्योरिटी देखेंगे, और वो भी चाहेंगे कि हम भी आप शिक्षक की तरह, मतलब जैसे आप है, जिस स्तर पे आप है, आपकी तरह मैच्योरिटी वो लाएं। वो आपसे मोटिवेट होंगे, तो आप उनके सामने वयस्क की तरह व्यवहार करोगे। कैसे व्यवहार करोगे? वयस्क की तरह व्यवहार करोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाल अपराध का कारण है? बाल अपराध का कारण कौन सा होता है? आनुवांशिक होता है, सामाजिक होता है, शारीरिक होता है, या सभी होते हैं? तो देखिए, बाल अपराध का कारण ये सभी होते हैं। आनुवांशिक कारण भी होता है बाल अपराध का, सामाजिक कारण होता ही है, और शारीरिक कारण भी बाल अपराध का कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सभी हो गया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का निर्माणकारी काल किसने माना है? यानी जो बाल्यावस्था है ना, उसमें बालक का निर्माणकारी काल माना है। कौन से विद्वान है वो? फ्राइड, स्किनर, मिलर या किलपैट्रिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने फ्राइड साहब है ना, फ्राइड साहब, उन्होंने बाल्यावस्था को ही, जो बाल्यावस्था है ना, उसी को माना है बालक का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना है? फ्राइड साहब ने माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? ये तो सही बात कही एकदम। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? जॉन डूवी, अरस्तु साहब, स्किनर या मिलर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु साहब है ना, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान कुछ नहीं है, मन का विज्ञान है। क्या है? मन का विज्ञान। किसने कहा है? अरस्तु साहब ने कहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मारिया मांटेसरी पद्धति में शिक्षा दी जाती है। जो मारिया मांटेसरी पद्धति है ना, उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है? गीतों के द्वारा, खेल के द्वारा, उपहार के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो मारिया मांटेसरी पद्धति में ये सारी विधियां ही अपनाई जाती है शिक्षा देने के लिए। मारिया मांटेसरी विधि में गीतों का उपयोग भी लिया जाता है, खेल का उपयोग भी लिया जाता है, और उपहार का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी पद्धति में? मारिया मांटेसरी पद्धति। कौन सी पद्धति है? मारिया मांटेसरी पद्धति में गीतों का उपयोग भी किया जाता है, खेल का उपयोग भी किया जाता है, और उपहार का प्रयोग भी किया जाता है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न चलते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, किसने दिया? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसने दिया? स्किनर, मुलर, हॉल या ब्लूम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया था ब्लूम साहब ने। किसने दिया? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम साहब ने दिया था। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसने दिया है? ब्लूम साहब ने दिया, ब्लूम। और ये कब दिया इन्होंने? तो ये इन्होंने 1956 में दिया। 1956 का साल था वो। कौन सा साल था? 1956 का साल था, 1956 का साल था, जिसमें टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया था ब्लूम साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर छात्र कोई चोरी करता है और आप शिक्षक हैं, आपको वो आदत को छुड़वाना है, तो कैसे छुड़वाओगे?
बालक को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, प्रताड़ना देकर या सजा देकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण देकर। यानी अगर बालक की बुरी आदत छुड़वानी है तो आप कैसे छुड़वाओगे? तो आप नैतिक शिक्षा का प्रयोग करोगे, यानी उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे, उन्हें बताओगे कि क्या चीज़ नैतिक है, क्या अनैतिक है, और उसके माध्यम से आप उसकी वो जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़वाओगे। तो कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा देकर खराब आदत को छुड़ाया जा सकता है ना। नैतिक शिक्षा देकर ही खराब आदतों को छुड़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, मूलर ने दिया, हॉल ने दिया, गार्डनर ने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर साहब है ना, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया है। ठीक है, याद रह जाएगा। यानी गार्डनर साहब है और उन्होंने बहुत सारी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो इसका आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है। तात्पर्य क्या है? एक विचार या अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई है, मौलिक है और उपयोगी है, वो क्या कहलाती है? तो नई है, मौलिक और उपयोगी है, तो वो ऐसी चीज क्या होगी? सृजनात्मक, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सृजनात्मक है ना, उसी की तो विशेषता होगी ना ऐसी। यानी वैचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए सबसे पहली बात, और उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? नई होनी चाहिए, मौलिक होनी है, अपने आप में अलग ही होनी चाहिए और उपयोगी होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं किसमें समाहित होती है? वो सृजनात्मकता में समाहित होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और सृजनात्मकता को दूसरे शब्दों में समझे तो क्या कहेंगे? अगर सृजनात्मकता होती है ना, क्रिएटिविटी जिसे हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, तो नवीन और वांछित वस्तु के उत्पादन को अग्रसर होना। यानी नवीन वस्तु और वांछित जो रिक्वायर्ड भी है, तो उसकी ओर अग्रसर होना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हस्तशिल्प नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कैसे बालकों को हस्तशिल्प की नीति दी जानी चाहिए। जैसे क्राफ्ट सिखाना चाहिए उनको, मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बालक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ना, उनको हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को सुचारू तरीके से चला सके, है ना, और आजीविका का साधन भी बनता है, और कहीं ना कहीं वो उसको बिजी भी रखेगा। तो इस प्रकार से मंदबुद्धि बालक के लिए हस्तशिल्प नीति है ना, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आज की वीडियो यानी पेपर नंबर 14 के हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और पेपर 14 का जो पार्ट बी है वो हम कल लेके आएंगे, जो राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें पार्ट बी में। ठीक है, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई छोटी मोटी गलती रह गई है, वैसे तो हम पूरी ध्यान लगा के पेपर को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानवीय भूल से मना नहीं कर सकते। गलतियां स्वाभाविक है, मनुष्य के स्वभाव में गलतियां होती है, तो एक दो छोटी मोटी भूल हो सकती है, तो कृपया हमें अवगत करा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।